नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल। तो आज ट्रेनिंग की हुई ये मासिक अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें बच्चों के काफ़ी सारे प्रश्न का असमंजस बना हुआ है कि कौन सा प्रश्न गलत होगा, कौन सा सही होगा। तो इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं आज हम। इसी के साथ सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं, जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्न चिन्ह को प्रदर्शित करता है। चिन्ह ये दिया गया है आपके सामने। तो यहाँ गौर से देखोगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इस गोल घेरे में कुछ भी हो वो हमारे लिए अनिवार्य संकेत होते हैं, और जो हमारे त्रिभुज में होते हैं वो चेतावनी होते हैं, और जो इस तरह से लेके क्रॉस बार वाले होते हैं वो हमारे लिए प्रतिबंधित होते हैं, और जो हम इस आयताकार सिंबल में देखते हैं वह हमें सूचनात्मक होते हैं। अब अगर इन ऑप्शन को ध्यान में दिया जाए तो सबसे पहला ऑप्शन समायोज्य गार्ड, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टेबल गार्ड, दूसरा फोरक्लिफ्ट, और तीसरा चेतावनी चिन्ह, और चौथा कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखें चेतावनी चिन्ह का यह था, तो ये तो है नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। फोरक्लिफ्ट आपने देखा होगा, एक छोटा इस तरह का एक रूलर टाइप होता है जो थोड़े बहुत सामान को चलाने के काम आता है। इसका आगे का भाग होता है जो जिस पर कोई छोटा सामान उठा करके आगे ले जाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी हम कर दें। अब हमारे पास बचा कोई नहीं और समायोज्य गार्ड। और समायोज्य गार्ड की बात करें तो ये हम एक अनिवार्य चीज़ में मानते हैं कि जब हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर गार्ड का होना अनिवार्य है। और सिंबल को ध्यान से देखें तो यह भी अनिवार्य को प्रदर्शित करता है। यह एक कटर चल रहा है और यह वाला भाग एक गार्ड को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न का उत्तर समायोज्य गार्ड होगा। जिन बच्चों ने समायोज्य गार्ड लगाया है उसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, जिसे अपने देखेंगे कि तेलीय आग किस श्रेणी की है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या डी श्रेणी। अब हमने आग को ए, बी, सी और डी में बांटा। ए में हमने कार्बनीय रखा, बी में तेलीय, सी में गैसीय और डी में विद्युत की आग। तो यहाँ ऑप्शन देखें तो आप देख पाओगे कि ए श्रेणी तो हमारे पास कार्बन की है, बी श्रेणी हमारे पास उत्तर सही रहेगा जो तेल को प्रदर्शित करता है, सी श्रेणी गैस को और डी श्रेणी विद्युत को। इसके अलावा हमने इसमें कुछ अलग चीज़ें पढ़ी, जैसे हमने कहा कुछ सिंबल बनाए थे, हमने याद कराया बी से ब्रैक्ट, सी से सर्कुलर, ए से ट्रायंगल और डी से षटभुजाकार। ये सभी इसके सिंबल हैं। अगर आपके पास श्रेणी नहीं पूछी जाए, अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो याद रखना है ए श्रेणी का त्रिभुज, बी का ब्रैक्ट, सी का ये गोलाकार और डी का ये षटभुजाकार। तो इस प्रकार आपका प्रश्न का उत्तर बी श्रेणी सही रहेगा। जिन बच्चों ने बी किया है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, BCF और CTC अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग को बुझाते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसकी होती है ब्रोमो क्लोरो
डाई फ्लोरो मीथेन। और CTC का होता है कार्बन टेट्रा और क्लोराइड। अब हमने पढ़ा था कि ये दोनों BCF और CTC विद्युत की आग के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अब आप यहाँ देखो कि विद्युत की आग कौन सी है। अब हमें पता है श्रेणी A कार्बन, श्रेणी D विद्युत, तेलीय B श्रेणी की और गैसीय C श्रेणी की। तो हमारा उत्तर D नंबर जिन्होंने किया है बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं कि सरफेस प्लेट के नीचे रिब्स या पसलियाँ क्यों बनाई जाती है। आपने सरफेस प्लेट देखी होगी, कुछ ऐसी होती है और बीच के नीचे का जब भाग देखते हैं तो कुछ इस तरह की रिब्स कटी होती है जिन्हें पसलियाँ कहते हैं। ऑप्शन दिया है विरूपण कम करने के लिए, प्रतिबल दूर करने के लिए, कंपन से बचाने के लिए और अंतिम है सभी। तो यहाँ जब इस सरफेस प्लेट में ऊपरी भाग तकरीबन मोटाई इतनी सी होती है और नीचे का भाग काफ़ी हैवी होता है, तो इसमें किसी प्रकार का विरूपण होने से बचाने के लिए इसमें इस तरह की रिब्स काटी जाती है। तो जिन्होंने उत्तर नंबर 1 किया है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 कि मुलायम धातु पर पंचिंग या चादरों पर मार्किंग के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं। हम इन पंच से ही बात करें। सबसे पहले खोखला पंच हमें पता है कुछ इस तरह का होता है और यहाँ ये मुलायम सीटों पर सुराख करने के लिए होता है। सॉलिड पंच घर में आपने देखा होगा कि असामान्य आकार के छिद्र करने के लिए हम काम में लेते हैं, जिसे अपने हमारी भाषा में सुम्बा भी कह देते हैं। सेंटर पंच जिसे अपने ड्रिलिंग से पहले करने के लिए इस्तेमाल लेते हैं और इसका कोण ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और प्रिक पंच ये जो बिल्कुल एक लंबाई में सीधा ऐसा बना हो जिसके द्वारा मुलायम धातु एल्यूमिनियम या पतली चादरों पर किसी प्रकार की मार्किंग करने के लिए काम में लेंगे, वह हमारे पास प्रिक पंच होता है। तो यहाँ आपका उत्तर प्रिक पंच होगा। जिन बच्चों का प्रिक पंच है उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं आगे 6 पर। 6 में पूछा है धातु कामगर की पेंसिल किसे कहते हैं। सबसे पहले डिवाइडर हमने देखा कुछ इस तरह का भाग जो किन्हीं दो भागों को डिवाइडिंग करने के काम आता है। पंच मार्किंग के लिए, स्क्राइबर लाइनें खींचने के लिए और ट्रेमर बड़े आकार के जो वृत्त बनाए जाते हैं, यह भी एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। तो हमने पढ़ा कि स्क्राइबर को एक धातु कामगर होता है जो सीट मेटल का काम करता है, वह अपने एक पेंसिल के रूप में काम लेता है, इसलिए इसका उत्तर स्क्राइबर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 बहुत मोस्ट है, सभी परीक्षा में काम आएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रति 10 mm लंबाई में मापने की शुद्धता क्या होती है। ऑप्शन 2 mm, 0.02 mm, 0.2 mm, 0.002 mm। इसका सही उत्तर रहेगा 0.002 mm। जैसे हमने बहुत सारे चीज़ों की परिशुद्धता पढ़ी, जैसे स्टील रूल का जिसको अपने बोलते हैं लिस्ट काउंट, इसको अपनी भाषा में कहते हैं अल्पतमांक। तो स्टील रूल का अल्पतमांक होता है 0.5 mm। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का 0.01 mm, माइक्रोमीटर ये वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm और माइक्रोमीटर का 0.1 mm। इसी तरह एक और आता है वर्नियर माइक्रोमीटर जिसका अल्पतमांक होता है 0.001 mm। इन दोनों का अगर इंच में पूछा जाए तो 0.001 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह ही आपका जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी परिशुद्धता टोटल न मापकर उसकी परिशुद्धता प्रति 10 mm लंबाई में मापी जाती है, जो 0.002 mm दर्शाई जाती है। इसी तरह कुछ हमारे पास अप्रत्यक्ष मापी भी होते हैं जिनमें हम परिशुद्धता मापी जाती है,
जैसे अभी हमने पीछे बात की थी डिवाइडर की, इसी तरह हम कैलिपर को लें तो कैलिपर की। अब हम कहेंगे जब अप्रत्यक्ष मापी है तो इनकी परिशुद्धता या एक्यूरेसी कैसे होगी। तो हमें पता है हम कैलिपर या डिवाइडर को एक स्टील रूल के माध्यम से मापते हैं। तो स्टील रूल का मापांक 0.5 mm होता है, तो वही मापांक आपके कैलिपर का और इन आदि का हो जाएगा। इसी तरह ही हम आगे पढ़ते हैं, एक डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी अल्पतमांक 0.01 mm दर्शाया जाता है। बाद में सिद्धांत की बात आती है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। उसी तरह आपका माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया होगा कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह दो मापों के बीच के अंतर पर काम करता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न पूछा गया है कि जेनी कैलिपर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जब हम कैलिपर पढ़ते हैं तो कैलिपर में दो टाइप है। सबसे पहले फर्म ज्वाइंट और एक हमारे पास आता है स्प्रिंग ज्वाइंट। इसके अलावा हम फिर इनको पढ़ते हैं इनसाइड और आउटसाइड। इसी के साथ हम एक कैलिपर और पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है ओड लेग कैलिपर। एक बोला जाता है, इसी का अन्य नाम हर्माफ्रोडाइट भी होता है। इसको लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कह देते हैं, या इसको लंगड़ा कैलिपर भी बोला जाता है, या इसको जेनी कैलिपर भी बोला जाता है। तो इसका उत्तर सभी सही रहेगा। जिन ट्रेनिंग का आंसर सभी है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो आगे से कभी किसी परीक्षा में हो आपको ध्यान रखना है, इसी जेनी कैलिपर का नाम ही हर्माफ्रोडाइट, ओड लेग, लेग एंड पॉइंट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर, ये 4-5 नाम एक को ही प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की मार्किंग करने के लिए कितने वजन के हैमर का प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर आएगा 250 ग्राम। हमने जब मार्किंग की व्यवस्था पढ़ी तो हमने उसमें देखा कि मार्किंग करने के लिए जो हमारे पास पंच है और जो हमारे पास हैमर है, तो हैमर और पंच के बीच कम से कम 40 mm का डिफरेंस होना चाहिए और वज़न 250 ग्राम। और पंचिंग हमेशा 2.5 mm की दूरी पर आप अच्छी पंचिंग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा, 250 ग्राम। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका आ गया 10 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे एक हैमर दे रखा है, ये आपके चित्र में प्रदर्शित है। इसके भागों के नाम एक साइड में लिख रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इनका मिलान करना था। तो हमें पता है ये वाला भाग हमारा क्या आ गया, हैंडल, और 2 नंबर फेस, और 3 नंबर ये आ जाएगा आपका चिक में, और 4 नंबर वाला आ जाएगा आपके पिन में, और 5 नंबर वाला आ जाएगा आपके आई होल में। तो इस तरह से इसको हमें मिलान करना था। फिर अब कईयों का गलत है, एक बार आप और देख लो इसको कि कौन सा भाग क्या दर्शाया गया है। तो ये वाला भाग हैंडल, और ये वाला फेस, और ये वाला आ गया आपका आई होल, और 3 नंबर वाला आ गया आपका चिक, और 4 नंबर वाला आ गया आपका पिन। तो इस तरह से आप हैमर को, यहाँ एक भाग और होता है जिसे इस तरह की एक आकृति बनाई जाती है जिसे बोला जाता है वेज, WEDGE वेज। इसे अपने क्या कहते हैं, फच्चड़ भी बोला जाता है। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हैंडल को ये हमेशा टाइट बनाए रखे। एक बार और प्रश्न पूछा गया कि जो ये हमारा आई होल है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार अंडाकार होता है। अब एक बात और आती है कि जो हैमर का फेस होता है यह किस आकृति में बना होता है, तो हमेशा याद रखना अवतलाकार आकृति में होता है, बिल्कुल सपाट नहीं होता। जिस तरह फाइल के जो फेस का भाग होता है वह भी अवतल रखा जाता है, उसी तरह हैमर के भाग को भी थोड़ा सा उत्तलता दी जाती है। तो ये क्या आएगा, उत्तल आएगा, उत्तलता दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 कि ओपन एंडेड स्पिनर के जा
कितने डिग्री पर ऑफसेट होते हैं। मतलब कि ओपन एंडेड जो स्पिनर होता है, जो से हम अपने एक स्पिनर बढ़ाते हैं इस तरह का, तो आप इस देख पा रहे हो कि यह इसका अक्ष है, ये इस अक्ष से कुछ झुका हुआ है ये बड़ा, इस अक्ष के साथ ये तकरीबन 15 डिग्री का एंगल बनाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, फिर भी इसके बारे में मैंने चर्चा करी। ज़्यादातर स्पिनर वेनेडियम स्टील या ड्रॉप फोर्जेड स्टील से बनाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा 12 को अपने देखते हैं। इसमें पूछा है रिंग स्पिनर का, कि रिंग स्पिनर के जा होता है उसमें पहल या स्लॉट कितने होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक रिंग स्पिनर है, इसमें हम यहाँ देखें, आपने देखा होगा रिंग स्पिनर कुछ ऐसा होता है और यहाँ कुछ इस तरह से स्लॉट बने होते हैं, इस तरह से स्लॉट दिए होते हैं। तो इन स्लॉट की संख्या पूछी गई, ये स्लॉट होते हैं संख्या में 12। चलते हैं आगे प्रश्न पर कि स्निप के जा का कटिंग कोण कितना होता है। ऑप्शन में 60, 80, 92 और 87। यहाँ कुछ आपको विशेष चीज़ें बताते हैं। स्निप अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी आकृति जिसके द्वारा आपने ये देखो, एक कैंचीनुमा आकृति होती है और बीच में से ये रिवेटेड होता है, पीछे एक हैंडल बना होता है। इस हैंडल के द्वारा हम पतली सीटों और चादरों को काटने के लिए काम में लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक बेंट होता है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। बेंट का थोड़ा सा ये साइज इस तरह से बना दिया जाता है और स्ट्रेट का बिल्कुल सीधा होता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है उसके बारे में अपनी चर्चा करें तो आप देखोगे कि सबसे पहला प्रश्न कि बड़े वृत्त किस के द्वारा काटे जा सकते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए स्ट्रेट स्निप। इसी तरह छोटे व्यास के सर्किल बेंट स्निप द्वारा। इसी तरह आपको कोण के बारे में पूछा गया तो स्निप का जो कोण होता है वो 80 डिग्री होता है। कई जगह आपको ये 82 डिग्री भी मिल सकता है। अब स्निप से मिलती जुलती एक मशीन आती है जिसे अपने बोलते हैं शेयर मशीन। इसका कोण होता है 87। अब दोनों को याद करने का एक साधारण सा तरीका है कि शेयर हम बोलेंगे तो हम 87 को याद करेंगे, तो शेयर का कोण 87। अब यहाँ अगर ऑप्शन दिया जाए तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है। 80 के जो नज़दीक मान हो वो शेयर या स्निप का होगा। तो यहाँ 80 के नज़दीक एक तो ये मान है और कोई नहीं है, सबको आप क्रॉस कर दो, वैसे भी आपका उत्तर मिल जाता। वैसे यहाँ एक 87 देर का ये दो मान आ गए, इन दोनों का आप कैंसिल कर दो, बचा 80 या 87। अब हमने शेयर बोला, 87 याद आया, ये बाहर निकल गया, बचा 80। अगर 80 हो तो ठीक है, अगर 82 हो तो भी आपका उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर 80 वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि बड़े व्यास के पाइप या बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बेलनाकार इस तरह की जो आकृति होती है इसे पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पाइप रेंच। तो पाइप रेंच के लिए हम जो छोटे व्यास की होती है उसके लिए काम लेते हैं, बल्कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया बड़े व्यास। रिंग स्पिनर किसी चीज़ को नहीं पकड़ता। चेन रेंच ये उत्तर हमारा हो सकता है, और समायोज्य रेंच ये भी हो सकता है, परंतु ये भी छोटे जॉब के लिए काम में लिया जाता है। परंतु चेन रेंच आपने देखा होगा कि एक स्ट्रिप होती है, ये बड़ा भाग होता है और इस तरह की बड़ी डंडी होती है, यहाँ एक दांता फंसाने के लिए एक पीवट लगी होती है, और इस तरह को चेन को लपेट करके यहाँ इसके अंदर रोक लेते हैं और बाद में इसको घुमा करके अपने इस रोटेशन में किसी पाइप या बड़े व्यास के सिरे को अपने आसानी से खोल सकते हैं। तो इसका हमारा उत्तर क्या रहेगा, हमारा रहेगा चेन रेंच। आगे है न्यूमेटिक, यहाँ लिखा था न्यूमेटिक ड्रिल मशीन किसकी पावर से चलती है। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर किया था विद्युत की। अब आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए। न्यूमेटिक हम किसको बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं वायुवीय।
अब अगर हिंदी में प्रश्न आ जाए फिर तो आसान होता है कि वायु हमारे पास ऑप्शन है और उत्तर हवा से हो जाता। पर तो सबने देखा कि ड्रिल मशीन तो विद्युत से चलती है, तो सबका ही गलत हो गया। ऑयल से कभी कोई भी मशीन नहीं चलती है और सभी इसमें आएगा नहीं। जब हमें ये पता चल गया तो इसका उत्तर क्या आएगा? हवा। इसी प्रकार के अच्छे प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।